आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल की जो आर्थिक नीतियां थी भारत में, किस तरह से उन्होंने उनको लागू किया, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारे प्री एग्जाम में आते हैं, सिर्फ हम उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। प्लासी के बाद बक्सर का होता है। तो प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद इनकी पकड़ मजबूत हो जाती है और फिर बंगाल में शुरुआत करते हैं द्वैध शासन की, क्योंकि शुरुआत में तो ये बंगाल में ही थी। वहीं प्लासी और वहीं बक्सर का युद्ध होता है, बंगाल में ये पकड़ मजबूत करते हैं। तो क्या चीजें, क्या घटनाक्रम होता है, उसकी शुरुआत देखते हैं अब। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1765 से 72 तक रहता है। अब ये द्वैध शासन क्या है उसको आगे देख लेते हैं। द्वैध शासन का यदि हम जनक की बात करें तो लियो कार्टेस बहुत महत्वपूर्ण है। लियो कार्टेस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद, आप पहले का लेसन देखोगे तो समझ में आएगा, जो बक्सर युद्ध हुआ उसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि ने जो ब्रिटिश कंपनी थी, कंपनी को दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके बाद कंपनी बंगाल में द्वैध शासन कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को ये अधिकार मिल गया था कि वह बंगाल में राजस्व की वसूली कर सकती थी। और जबकि कानून व्यवस्था कौन देखेगा? नवाब देखेगा। तो इसी को द्वैध शासन बोलते हैं कि दीवानी अधिकार किसी और को है, कानून व्यवस्था संभालने का अधिकार किसी और को है। तो ये हो गया द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बक्सर के युद्ध के बाद होने वाली इलाहाबाद संधि से हुई थी। रजा खान को बंगाल का तथा सिताब राम को बिहार का दीवान बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, तो रजा खान। रजा खान को बंगाल का तथा सिताब राम को बिहार का नवाब नहीं, सॉरी, दीवान बनाया गया। ओके। द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों को निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती है। यानी जो बाबू, जो शुरुआत हुई यहीं से हुई बाबुओं की या सरकारी नौकरी की, कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिला, भू राजस्व की वसूली करना है, लेकिन वो किसके माध्यम से करेगी? उसके पास तो इतने कर्मचारी थे नहीं, वो तो व्यापारी कंपनी थी, व्यापारी थे। तो इसके लिए उन्होंने हेल्प ली भारतीयों की, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी अपने पास रखती थी। हेल्प ली इसलिए तो दीवान नियुक्त किया ना, राजा खान को और सिताब राम को। 1772 में गवर्नर जनरल वरेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ करते। बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आए एग्जाम में, इजारेदारी प्रथा कब शुरू हुई? तो 1772, और किसके द्वारा शुरू की गई? वरेन हेस्टिंग के द्वारा, बंगाल के द्वैध शासन को खत्म करके। इसके बाद आप देखो कि फार्मिंग सिस्टम यानी इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। तो इजारेदारी की मीनिंग आप समझिए। पहले क्या था? कंपनी ने कर्मचारी नियुक्त किए थे जो भू राजस्व की वसूली करता था। तो कंपनी को फिर उनको वेतन देनी होती थी। तो कंपनी ने क्या किया कि हम कर्मचारियों को नियुक्त न करके एक तरह से वसूली का काम बोली पे, जो बोल दिया कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वसूली करके कौन दे सकता है, तो किसी ने बताया कि मैं दे सकता हूँ, तो उसी को वहां का सौंप दिया जाता। तो वही है कि फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी की व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। यानी मैं 1 लाख रुपया यहाँ से वसूल करके दूंगा, किसी ने बोला मैं 2 लाख दूंगा, तो 2 लाख वाले को मिल जाता था। तो ये हुआ इजारेदारी व्यवस्था। इससे कंपनी जो अपना व्यापार का काम था वो करती रही और यहाँ से उनको राजस्व भी मिलने लगा। एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तीन कठिया प्रथा और ददनी प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है। तीन कठिया प्रथा आ सकता है एग्जाम में। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज, ठीक है, चंपारण जिला याद रखना है बिहार का। तीन कथिया प्रथा कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले में थी। इसमें क्या था? अंग्रेज नील बगानों से अनुबंध के तहत अपनी भूमि के 3/20 यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करनी। यानी टोटल यदि उसके पास 20 एकड़ जमीन है, तो 3 एकड़ जमीन में उसको नील की खेती मजबूरन करनी पड़ती थी। तो इसीलिए इसको तीन कठिया यानी तीन हिस्से पे, जितनी जमीन है उसका तीन, मतलब टोटल जैसे 20 है तो 20 में 3 भाग पे उसको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी को तीन कठिया प्रथा कहा जाता है। और ददनी प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, अब भारतीय उत्पादक कौन हो सकते थे? कारीगर, किसान, है ना, शिल्पी,
और शिल्पी आदि को निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम पेशगी प्रदान कर या अग्रिम अथवा पेशगी। कहने का मतलब है ब्रिटिश ने क्या कहा कि आप हमारे लिए कोई चीज बनाओ, जैसे बोल दिया हमारे लिए खिलौने बनाओ, तो उसके लिए पहले से पेमेंट कर देते ताकि वो किसी और को ना बेच सके, और जितना जितना पेमेंट किया उतने में ही खरीद लेंगे। इससे क्या हुआ, उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को नुकसान हो गया, क्योंकि वो बाजार में तो ज्यादा पे भी बेच सकते थे ना, लेकिन जब अग्रिम ले चुके हैं ब्रिटिश से तो वो उसी कीमत में उनको बेचना होता था। तो एक ददनी प्रथा जो उत्पादकों को, कारीगरों को और शिल्पों को अग्रिम देके और उनके जो उत्पाद होते थे प्राप्त करती थी ब्रिटिश कंपनी। ये ददनी है। और तीन कठिया, 3/20 में भाग पे नील की खेती जबरन करनी पड़ती थी, इसको तीन कठिया प्रथा कहते हैं। तो आपने ये चीजें देख ली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ मुख्य आपको यही चीजें याद रखनी। द्वैध शासन कब लागू हुआ, कब खत्म हुआ, इजारेदारी व्यवस्था में क्या था, जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को भू राजस्व की जिम्मेदारी दी जाती थी, तीन कठिया और ददनी प्रथा। तो यहाँ के लिए इतना पर्याप्त है शब्दावली। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक नीतियों के प्रभाव का आकलन करने वाले प्रमुख इतिहासकार, यानी उस समय किन लोगों ने बताया कि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां कैसी हैं। तो सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी, फिर महादेव गोविंद रानाडे, कहीं कहीं इनका नाम एम जी रानाडे भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आरसी दत्त बहुत महत्वपूर्ण नाम है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल सुब्रमण्यम अयंगर और पृथ्वी चंद्र राय, सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैं पीसी राय यदि शॉर्ट में आ जाए इनका, ठीक है। आरसी दत्त, इन सबके नाम एग्जाम में आते हैं। तो आर्थिक नीतियां यानी जो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश कंपनी ने भारत में जो आर्थिक नीतियां लागू की, उन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, उनसे संबंधित जो चीजें हैं इन इतिहासकारों ने बताया था। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आर सी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल सुब्रमण्यम अयंगर और पृथ्वी चंद रॉय। अब महत्वपूर्ण है इनमें से एक धन का बहिर्गमन सिद्धांत, यानी धन, जो भारत की धन संपदा है वो भारत से बाहर कैसे निकल रही थी ब्रिटिश की नीतियों की वजह से। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश की नीतियों से भारतीय धन दौलत बाहर कैसे जा रही थी। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डेब्ट्स टू इंडिया में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। कैसे, क्या बोला था कि गृह व्यय भी धन की निकासी का एक माध्यम है, जिसमें अधिकारियों को वेतन, पेंशन दिया। कहने का मतलब जो कंपनी के कर्मचारी हैं, यदि उनको वेतन, उनको जो भी भत्ता है वो भारतीय धन से दिया जाएगा, तो कहने का मतलब भारतीय धन बाहर जा रहा है। तो ये सिद्धांत ही इन्होंने दिया था। भारत में रेल निर्माण में भी ब्रिटिश पूंजी का लाभांश 10% था, यानी यदि वो भारत में रेलवे का निर्माण कर रहे थे ना, तो फ्री में नहीं कर रहे थे, जो निर्माण कर रही थी कंपनी उसको लाभांश का 10% दिया जाए, यानी उस रेलवे का उपयोग किसको करना है, ब्रिटिश को करना है। लेकिन लाभांश की गारंटी देके पैसा कहाँ का जा रहा है, भारत का जा रहा है। यानी आप रेलवे बिछाओगे तो आपको लाभांश का 10% मिलना ही मिलना है, चाहे उससे कुछ हो या ना हो। तो इससे क्या है, भारतीय धन दौलत बाहर लगातार जा रही थी। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, वेतन, भत्ते, पेंशन और जो भी लाभांश की गारंटी होती थी रेलवे निर्माण वाली कंपनियों को, इन सब के माध्यम से भारत का धन बाहर जा रहा था। तो इसको बोलते हैं धन बहिर्गमन का सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना हो, किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। इसके अलावा नागरिक एवं सैन्य भंडार के लिए विदेशी से खरीदी गई वस्तु, यानी जैसे उन्होंने कहा कि हम भारत में सेना रख रहे हैं, वो सेना का उपयोग भले भारतीयों के विरुद्ध ही होता था, लेकिन उसके लिए जो सेना का सामान खरीदना होता था, नागरिकों के लिए जो सामान खरीदना होता था, नौवहन कंपनी को भी दी गई अदायगी भी धन निकासी के प्रमुख माध्यम है। यानी चाहे नागरिक सामग्री हो, चाहे सैन्य सामग्री हो, या नौवहन कंपनियों को जो भी धन दिया जाता था वो सब भारत का ही धन दिया जाता था। तो इससे धन बाहर भारत का जा रहा था। भारत में पहला सीमेंट उद्योग 1914 में पोरबंदर में स्थापित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कभी आ जाए कि भारत में पहली सीमेंट उद्योग की स्थापना 1914 और पोरबंदर में हुई, ठीक है। तो ये जो प्रमुख हैं जो आपको हम बता रहे हैं। अब इसके बाद जो ब्रिटिश काल की भू राजस्व नीतियां थी उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे।
जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो इनमें क्या हुआ था, क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ कुछ समितियां हम देख लेते हैं जो वित्त एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। ये आ सकता है, कभी कभार पूछा जा सकता है। सबसे पहले अमीनी समिति 1778 में, जो भू राजस्व एवं अकाल से संबंधित कामों के लिए बनाई गई थी, जांच के लिए। निकोलसन आयोग, निकोलसन आयोग 1892 में आया था, जो सरकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली जांच से संबंधित है। निकोलसन आयोग आपको याद रखना है, सरकारी संस्थाएं जो जो कार्य प्रणाली थी उनकी जांच करना। वेल्वी आयोग, वेल्वी आयोग का काम था धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर, जो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत का धन कैसे बाहर जा रहा है, वेतन भत्ते, पेंशन, लाभांश या खरीदी विभिन्न प्रकार की जो होती थी, चाहे सेना के लिए हो चाहे नागरिकों के लिए, इन सब माध्यम से जो भारत का धन बाहर जा रहा था, वो आरोप लगाए दादा भाई नौरोजी ने। तो उसकी जांच के लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया था, उस समीक्षा की जो उन्होंने बोला था। इसी प्रकार हॉलैंड समिति, उद्योगों के विकास से संबंधित। हॉलैंड कमीशन बहुत महत्वपूर्ण है, कई कई बार एग्जाम में भी आता है कि हॉलैंड कमीशन का संबंध किससे है, तो उद्योगों के विकास से संबंधित है। मैक्स बेल ब्लूमफील्ड समिति, ठीक है, ये है जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली कृषक आंदोलन के पुनर्मूल्यांकन के लिए है। आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आगे हम देखेंगे भी, इसके जो फैक्ट हैं बारडोली सत्याग्रह के। लेकिन इसकी जो सत्याग्रह का पुनर्मूल्यांकन करना है, उसके लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति को बनाया गया था। अगला है हिटले आयोग। हिटले आयोग का काम क्या था, श्रमिकों से संबंधित चीजों के लिए बनाई गई थी। सप्रू समिति बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्यम वर्ग में बेरोजगार की जांच से संबंधित है। और फ्लाउड आयोग, इस आयोग ने कुल फसल उत्पादन का 2/3 बटाईदारों को देने का सुझाव दिया था। तो ये जो आर्थिक नीतियां थी उनकी, ब्रिटिश की, उससे संबंधित उस समय जो प्रमुख समितियां बनाई गई थी, हमने उनको देखा है। तो आपको उनको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। कौन? मुन्ना?
आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.74 GB है, जो आपके 2 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है, और ये 14वां जनवरी 2023 12:44 AM पर रिन्यू होगा आपका वर्तमान प्लान। 31वां जनवरी 2023 3:46 PM तक वैध है। आपके अकाउंट